सेंट्रल गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां अल बलाह के रिहायशी इमारत पर अटैक की ये तस्वीर सामने आई। हमास के सेंट्रल कमांड को कैसे तबाह किया गया, अब उत्तरी गाजा में इजरायली एयर अटैक, बड़ी खबर है। रिहायशी इलाके में भयंकर बमबारी, जहां आईडीएफ के इसी हमले में 6 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत की भी खबर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आईडीएफ लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और ये उत्तरी गाजा में इजरायली एयर अटैक की वो तस्वीर जिसमें रिहायशी इलाकों में भयंकर बमबारी की ये तस्वीर सामने आई। साथ ही बड़ा दावा ये कि देर अल बला के रिहायशी इमारत पर यह अटैक हुआ और हमास के सेंट्रल कमांड को भी तबाह कर दिया गया। अब रूस के बेलगरोद में बड़े ड्रोन हमले की तस्वीर, जहां ब्रिज के नीचे छिपाए गए माइन पर अटैक और TM62 माइन का स्टोर पूरी तरह तबाह। डोनेट्स्क में रूस के बहुत बड़े अटैक की अगली बड़ी खबर है। रूस के मिसाइल हमले में 600 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। फैब 500 बॉम्ब से कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। तो रूस यूक्रेन फ्रंट से ये वो तस्वीर है, जहां डोनेट्स्क में रूस कैसे बड़े हमले को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं आपको बता दें, रूस के बेलगरोद में बड़े ड्रोन अटैक की वो तस्वीर सामने आई, जिसमें साफ है कि कैसे ब्रिज के नीचे छिपाए गए माइंस पर इस अटैक को अंजाम दिया गया। अब इजरायली बमबारी से दहले दक्षिण गाजा की तस्वीर, जहां अल जायतून इलाके में ही 10 एयर अटैक को लेकर खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ बमबारी आईडीएफ की तरफ से हो रही है। गाजा में ही दिन रात इजरायली हमले जारी हैं, जहां स्थानीय लोगों के शेल्टर्स पर भी बमबारी के आरोप लगे और गाजा में बिजली, पानी और खाने की भारी किल्लत को लेकर भी खबर है। भुखमरी से अब तक 289 लोगों की मौत। और क्रीमिया में यूक्रेनी एयरफोर्स की विध्वंसक स्ट्राइक, रूस के ठिकानों पर MiG-29 से यह हमला। GBU-62 हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हुए। हमले में रूस का ड्रोन बेस और ट्रेनिंग सेंटर नष्ट हुआ। भारत ने नए एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का पहला सफल टेस्ट किया है। पूरी तरह से स्वदेशी मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम IADWS है। शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लैस IADWS। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल टेस्ट पर DRDO को बधाई दी। फिलहाल अलग अलग फ्रंट से आई तस्वीर आपने देखी, लेकिन यूक्रेन से रूस तक एयर अलर्ट को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। वहीं यूएस और ईरान की मिसाइलें कैसे हैं तैयार और किस तरीके से इन मिसाइलों का हो सकता है इस्तेमाल। और यूक्रेन में चीन के सैनिक, ट्रंप का ये गेम आखिर है क्या। वहीं पाकिस्तान में नई जंग की शुरुआत कैसे हो रही है, इसकी एक एक तस्वीर अब से थोड़ी ही देर बाद होगी आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ी खबर है ईरान में बड़े धमाके से मचे हड़कंप को लेकर, जहां ईरान की कराज में भीषण विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है। तेहरान से 40 किलोमीटर दूर विस्फोट की यह तस्वीर देखिए। 3 जगहों पर एक साथ धमाका। ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज से धुआं उठता देखा। मिडिल ईस्ट में ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने मिसाइलों की मूवमेंट शुरू कर दी है। और थर्ड मिसाइल सिस्टम के डिप्लॉयमेंट को लेकर आज ये खबर है। आपको बता दें, जून के बाद फिर से इजरायल में थार्ड की तैनाती को लेकर रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए। सैन्य अधिकारियों के हवाले से रशियन न्यूज का ये दावा है क्या। तो अमेरिका ने मिसाइलों की मूवमेंट शुरू कर दी है, ये एक बड़ी खबर है। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए थार्ड की तैनाती, बड़े हमले के अलर्ट को समझिए, जहां ईरान पर फाइनल मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी में यूएस
और इजराइल है। दूसरी बड़ी बात, जहां इजराइल में थर्ड मिसाइल सिस्टम की मूवमेंट को लेकर यह खबर है। तीसरी बड़ी बात, जहां ईरान की चेतावनी के बावजूद नई सैन्य तैनाती की शुरुआत को लेकर यह खबर है। इजराइल ने डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम सिस्टम की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। हालांकि इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि मिसाइलों की प्रोडक्शन तेज अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। अनुज माथुर सर, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है और ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी को लेकर रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया। एयर ऑपरेशन के लिए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इजराइल खरीद रहा है। 2 बोइंग KC-46 विमान इजराइल खरीद रहा है। ईरान से यमन तक एयर ऑपरेशन की तैयारी को लेकर यह बड़ा दावा और यह बहुत बड़ी तैयारी, जिससे साफ है कि कैसे एयर ऑपरेशन के लिए ही रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इजराइल खरीद रहा है। अब ईरान पर एयर अटैक के संकेत को लेकर अनुज माथुर सर आपसे सवाल करूं उससे पहले यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल एयर ऑपरेशन के लिए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। 2 KC-46 एयरक्राफ्ट खरीदकर एयर अटैक की तैयारी और इजरायली टैंकर फ्लीट में 6 रिफ्यूलिंग विमान होंगे। एक KC-46 विमान लगातार 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 12,000 किलोमीटर की रेंज में 96,000 किलो ईंधन ले जा सकता है। F-16, F-18 जैसे फाइटर जेट्स के एयर रिफ्यूलिंग में ये सक्षम है। ओवर टू यू अनुज माथुर सर, क्योंकि ये तैयारी, ये डिप्लॉयमेंट, ये खरीद क्या संकेत देती है कि किस स्तर तक अगले अटैक को लेकर ये तैयारी की जा रही है? तो भी जय हिंद। देखिए, तो मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी तैयारी हो रही है, ये तमाम तैयारी इस बात को मद्देनजर रखते हुए हो रही है कि जो आपने 12 दिन की जून में लड़ाई हुई उसमें क्या आपको लेसन्स निकल करके आए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो निकल करके आया था, कहीं ना कहीं इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो एयर डिफेंस सिस्टम किसी हद तक फेल होता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह यह थी कि उस सिस्टम में गैप्स थे। तो ये जो थार्ड आ रहे हैं या और अपने वो आयरन डोम के दोबारा रीडिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो एक कॉन्टिन्यूअस एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस फेंस बनाना चाहते हैं, जिससे कि ईरान का मिसाइल अटैक इनके ऊपर हमला ना कर सके, असर ना डाल सके। दूसरी बात यह है कि आपको अगर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करना है तो इजराइल के अपने पास ऐसे वेपन सिस्टम्स उतने नहीं हैं। दे विल श्योरली नीड सुरभी रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग, इसलिए वो मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। वजह मैं बताता हूं आपको, वजह बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से ईरान में धमाके हो रहे हैं, जिस प्रकार से ईरान, रूस, चीन और अभी बेलारूस में जाकर के वो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रकार की ताकत बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर सकें। उन्होंने अभी एक एक्सरसाइज में 1200 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि शायद ईरान अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो बहुत जबरदस्त रिटेलिएट करेगा और उस रिटेलिएशन से बचने के लिए और एयर सुपीरियरिटी को कायम करने के लिए ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। पिनाक सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इजराइल की इस तैयारी का मतलब हमने समझा, क्योंकि ईरान किस स्तर पर अब तैयारी कर रहा है आज उसको लेकर भी खबर है। ईरान से बाहर युद्ध की तैयारी में तेहरान और विदेशों में ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को लेकर खबर है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे का ये सनसनीखेज दावा आखिर है क्या? कई देशों में मिसाइलें और हथियार ईरान बना रहा है। ईरान की नई मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा इजराइल। तो विदेशों में ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। पिनाक सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले क्विक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को लेकर बड़ा दावा और खबर ये कि ईरान ने विदेश में मिसाइल फैक्ट्री बनाए और कई देशों में ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज मौजूद हैं। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे का यह दावा, नई मिसाइलों का परीक्षण ईरान कर रहा है और ईरान की नई मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा इजराइल। बड़ी बात, यमन, लेबनान, पाकिस्तान में मिसाइल फैक्ट्री होने की आशंका है और ईरान का दावा कि अभी तक युद्ध में कासिम बशीर जैसी मिसाइलें उतारी ही नहीं गई हैं। ओवर टू यू पिनाक सर। देखिए, एक और मुझे लगता है ईरान पे हमला होने वाला है और एक का मतलब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने अभी हाल ही में एक ही दिन हुआ या 2 दिन हुए हैं, पेंटागन के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको हटा दिया है, क्योंकि उसने बोला था, क्योंकि ट्रंप ने क्लेम किया था कि हमने
ईरान के सारे न्यूक्लियर अंडरग्राउंड वगैरह इंस्टॉलेशन हमने बर्बाद कर दिया है। पर अंदर से जब पेंटागन का जो बैटल असेसमेंट हुआ या डैमेज असेसमेंट हुआ, उसमें इस जनरल ने कहा था कि नहीं, वी वर नॉट सक्सेसफुल इन डिमोलिशिंग ऑल द थिंग्स। तो उस पे ट्रंप नाराज हो गए और इसको निकाल दिया है। अब लगता है कि जो असलियत जो थी वो शायद ये थी कि, और ये है कि वो नहीं कर पाए थे ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको वो पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अब ये जो दूसरा जो अभी जो ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ये शायद उसकी वजह से है। दूसरी बात आपने कही कि इजराइल के मिसाइल फैक्ट्री, आपने कुछ नाम लिए देशों के, यमन तो खैर हो ही सकता है, लेबनान भी हो सकता है, शायद सीरिया भी हो सकता है, पर पाकिस्तान क्या इस पे भाग लेगा? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से अभी जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर उनको पता चल गया अमेरिका को कि ये ईरान की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी है, तो आप समझ लीजिए कि क्या ट्रंप साहब की क्या रुख होगा पाकिस्तान की तरफ। तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान इसमें ना हो, पर मुझे ये जरूर है कि ये जो डिस्पर्सल किया है उन्होंने कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, ये उसी वजह से किया है क्योंकि पूरा डैमेज इजराइल ना कर पाए। ऐसे में ईरान ने जो तैयारी की है उसको लेकर पिनाक से एक और खबर है, और ये बेलारूस के साथ मिसाइल प्रोग्राम ईरान तैयार कर रहा है। बेलारूस कर रहा है ईरान का डिफेंस नेटवर्क तैयार, और यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का ये दावा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बेलारूस दौरे में ये डील हुई है। अब टाइमिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ईरान वर्सेस इजराइल राउंड 2 का काउंटडाउन, और बड़े सवाल यही कि क्या इजराइल और यूएस को ईरान की विदेशी फैक्ट्री की जानकारी है? अनुज माथुर सर, सवाल आप ही से करूंगी इसी आधार पर, क्योंकि क्या ईरान के विदेश में फैसिलिटी को टारगेट इजराइल करेगा? क्या इजराइल और यूएस के हमलों का इनपुट इजराइल के पास है? ओवर टू यू अनुज सर। फिर भी देखिए, यूएस के इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस है, और साथ ही साथ जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो जो भी ईरान का उनका ये दावा है या ईरान की इस प्रकार की कोई फैक्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं विदेशों में, वो उनको निश्चित रूप से पता होंगी। अब प्रश्न सिर्फ यही है कि किस प्रकार से उसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे, क्या उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक्स करेंगे या उसके ऊपर मोसाद के टाइप ऑफ स्ट्राइक्स उनके ऊपर किए जाएंगे क्लैंडस्टाइन तरीके से। तो मेरा यह मानना है कि खबर उनके पास निश्चित रूप से होगी, और अगर नहीं है बाय द वे, तो उस खबर को वो निकालने में ज्यादा समय उनको लगेगा नहीं। मैं पिनाक सर की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि पाकिस्तान में या तो है नहीं, और अगर हैं तो उसको अमेरिका उनका प्रयोग होने नहीं देगा, उसका किसी प्रकार से लाभ। आप देखिए किस प्रकार से 12 जून को मुल्ला मुनीर को उन्होंने सम्मन किया था अमेरिका में, क्योंकि 12 जून को उनकी 60 डेज वार्निंग जो लिमिट थी ईरान के लिए, वो खत्म हो रही थी। तो वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान एक भी शब्द ईरान के फेवर में बोले या कुछ काम ईरान के फेवर में करे, इसलिए 12 जून को 6 दिन के लिए उनको वहां ला करके बैठा के रखा गया। तो मेरा ये मानना है, एक सेकंड और फिर भी 1 मोर सेकंड, मेरा यह मानना है कि अगर कोई इस प्रकार की चीजें हैं तो वो जद में है अमेरिका और इजराइल की, और अगर वो पता पड़ा तो उनको डिस्ट्रॉय करने में वो सक्षम। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब ट्रंप के डबल गेम और महायुद्ध की घंटी, उस वॉर फ्रंट से वो तस्वीर और ट्रंप की डबल गेम को लेकर सवाल, क्योंकि यही डबल गेम अब महायुद्ध की घंटी कैसे बजा रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन के हमलों से पूरे रूस में एयर रेड अलर्ट को लेकर यह खबर है, जहां सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन नजर आए, और रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के भयंकर ड्रोन हमले हो रहे हैं, जहां रूस के सभी बड़े शहरों में एयर डिफेंस भी एक्टिव है। सैन्य ठिकानों के नजदीक कई ड्रोन्स को मार गिराया गया। और रूस पर अभी यूक्रेन के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर, जहां ड्रोन हमलों से कांपा रूस का सिजुरान शहर। सिजुरान में ऑयल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट, ये देखिए तस्वीर। उस्तुलुगा पोर्ट को ड्रोन हमलों से दहला दिया गया। रूस ने 10 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है।
और रूस के सोची में यूक्रेन के विध्वंसक ड्रोन हमले की तस्वीर, जहां सोची एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप और सोची एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस भी बंद। इन्हीं हमलों की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई। एयरपोर्ट के अंदर सैकड़ों यात्री फंसे रहे। तो ड्रोन हमलों से कैसे रूस को दहलाया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में ड्रोन नजर आए, वहीं सुजरान में ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट की ये तस्वीर देखिए, और साथ ही तीसरी बड़ी खबर जहां देखिए किस तरीके से सोची में ही सोची एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से मचे हड़कंप को लेकर ये खबर आई। और पश्चिम रूस में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को लेकर एक और खबर है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी हमलों का खौफ और पुलकोवो एयरपोर्ट से ऑपरेशन को भी रोका गया। पूरे रूस में 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद। पश्चिमी रूस में इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी एक्टिव। एक और बड़ी खबर, और ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहले रूस के बेलगरोद को लेकर खबर है, जहां बेलगरोद में ही रात भर विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रिहायशी इमारतों पर हमला, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। ड्रोन हमलों से बेलगरोद की सड़क पर मचा कोहराम और भारी धमाकों से कई जगहों पर लगी आग की ये तस्वीर। तो बड़ी खबर है रूस में यूक्रेन की विनाशक ड्रोन स्ट्राइक को लेकर, जहां यूक्रेन के ही ड्रोन हमलों से पश्चिमी रूस के शहरों में खौफ को लेकर यह खबर है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े ड्रोन हमलों को लेकर खबर, जहां ब्लैक सी से लगे सोची में ही रात भर ड्रोन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। साथ ही हमलों की वजह से सोची एयरपोर्ट में ऑपरेशंस भी बंद, 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल, हजारों यात्री फंसे हुए हैं। खबर पुलकोवो और नोवगोरोद और समारा समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स के बंद होने को लेकर भी है, और रूस के एयर डिफेंस ने 32 से ज्यादा ड्रोन्स को तबाह करने का किया है दावा। ऐसे में पिनाक सर, ये किस लेवल पर सिचुएशन एग्रीवेट हो रही है, क्योंकि अब सीधे रूस के अंदर कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसी को लेकर कई बड़ी खबरें आई हैं पिछले 24 घंटे में। इसका एक मतलब तो ये हम निकाल सकते हैं कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन इस जंग को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि पीस डील जो ट्रंप ने डिमांड किया है और ट्रंप जो पुतिन साहब ने डिमांड किया है और जो ट्रंप ने थोड़ा बहुत रजामंदी उसमें दिखा दी है, क्योंकि उस डील में ज़ेलेंस्की को मतलब जो उनकी जो वो टेरिटरीज जो ऑक्यूपाइड है और क्राइमिया, ये सारी टेरिटरीज रशिया को देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो अपनी जनता को समझाएं कि हम ये पीस डील करने जा रहे हैं। उनका फिर अस्तित्व नहीं रहेगा, वो अपने जगह नहीं रह पाएंगे। और उधर यूरोपियंस भी उसको शायद मतलब पीछे से बोल रहे हैं कि आप मत भागिए, ये युद्ध चलने दीजिए, हम आपके साथ हैं। चाहे वो वॉशिंगटन जाके ट्रंप के दरबार में उन्होंने जरूर हाजिरी लगा दी होगी और कहा होगा कि आप बहुत बड़े पीस डील करने वाले हैं, हम आपके साथ हैं। पर मुझे लगता है पीछे पीछे मतलब जो शैडोज में वो ज़ेलेंस्की को बोल रहे हैं कि तुम बंद मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जो डील पुतिन ने टेबल पे रखा है। ये है उसकी वजह। इसीलिए ज़ेलेंस्की दिखा रहे हैं कि मैं तो जंग नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये भी उनका एक लेवरेज बनता है। और इसीलिए पुतिन भी कह रहे हैं कि ठीक है, तुम नहीं बंद करोगे तो हम भी मारेंगे। और उधर क्योंकि ट्रंप इसके बाद ऑलरेडी ट्रंप ने एक बार कह दिया कि वो बड़े नाराज है क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है और पीस डील आगे नहीं बढ़ रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो अब लगता है कि वो ज़ेलेंस्की पीस डील को किसी तरह से बढ़ेगी भी कैसे, ये कैसी शांति वार्ता बंद करना चाहते हैं, जिसमें इन अदर वर्ड्स मुझे आपकी बात ये कहते हुए समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने यूक्रेन को खुली छूट भी दे रखी है। अमेरिका एक तरफ ये कहता है कि रूस पर हमले कम करने की बात वो कोशिश करेंगे कि ज़ेलेंस्की ऐसा ना करें, लेकिन सीधे रूस को टारगेट किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए सर, क्योंकि इसी शांति वार्ता के बीच यूक्रेन को अमेरिका हथियार दे रहा है और यूक्रेन को जल्द मिसाइलों की नई खेप मिलेगी। आपको बता दें 3350 ERAM क्रूज मिसाइलों की सप्लाई को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां 450 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है ये नई मिसाइलें। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अब रूस पर हमलों के लिए ही क्या ये एक और बड़ी मदद
सुनिश्चित कर दी है। हालांकि बड़ी खबर यही है जिस बात का मैंने जिक्र किया, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से भी रोका है और पेंटागन ने रूस के अंदर हमले ना करने को कहा है। अब रूस के अंदर ATACMS से हमलों पर रोक को लेकर रिपोर्ट में दावे किए गए। अब शांति वार्ता को डिरेल नहीं करना चाहता अमेरिका। द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे कर रहा है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन और बड़ा सवाल कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की क्या ये डबल गेम है, क्योंकि यूक्रेन को वेपन सप्लाई और रूस पर हमलों पर रोक एक साथ कैसे संभव है ये अनुज सर? अब पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमले ना करने को भी कह दिया है और रूस के अंदर अमेरिकी ATACMS से हमलों पर रोक को लेकर ये रिपोर्ट में दावा किया गया। रूस में हमलों से शांति वार्ता को डिरेल नहीं करना चाहता अमेरिका और शांति वार्ता के बीच ही अमेरिका से यूक्रेन को मिसाइलों की नई खेप को लेकर भी ये खबर है। 3350 ERAM क्रूज मिसाइलों की जल्द सप्लाई भी होगी। यूरोपीय मदद से $85 करोड़ के वेपन पैकेज को भी मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये कैसी शांति वार्ता सर? अमेरिका की ये डबल गेम साफ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, अमेरिका जिस प्रकार से डबल गेम पॉलिटिक्स करता आ रहा है, अभी से नहीं 250 सालों से, जब से अमेरिका का वजूद हुआ है तब से वो इसी चीज में लगे हुए हैं। हर वो देश जो कि उभर करके सामने आता है, उनके सामने खड़ा होने की कोशिश कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं वो उसको दबाने, बर्बाद करने का लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आप ये पूरा जो यूक्रेन का एपिसोड है, ये पूरा का पूरा एपिसोड अमेरिका के द्वारा रचाया गया है। किस प्रकार से नाटो का एक्सपेंशन किया गया, किस प्रकार से यूक्रेन को, उसकी वजह बिल्कुल एक थी कि वो चाहते थे कि रूस को इतना कमजोर कर दिया जाए कि रूस दोबारा कभी उभर करके सामने ना आए। मैं अमेरिका के लोगों को बता देना चाहता हूं कि रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली देश है और उनका ये मकसद कहीं पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, जब भी आप किसी भी युद्ध में दो एक्सट्रीम एंड स्टेट्स, डिजायर्ड एंड स्टेट्स को लेकर के जाते हैं तो किसी भी प्रकार का पीस प्रोसेस का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर यूक्रेन डॉनबास और क्रीमिया जाने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर तो लड़ाई होती ही नहीं है, अगर इस बात के लिए वो पहले से तैयार होते हैं। और रूस किसी भी हालत में इनको छोड़ेगा नहीं। एक बात मैं भी आपके दर्शकों को बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया डॉनबास का है, इसको ना केवल यूक्रेन अपना सेंटिनल मानता है, बल्कि पूरे यूरोप का ईस्टर्न सेंटिनल जो है वो डॉनबास का इलाका और शायद कुछ थोड़ा पोलैंड का इलाका, वो इलाका है। तो इस वजह से न केवल यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप नहीं चाहता कि इस इलाके पर रशिया का पूरा कब्जा हो। और जब तक ये दोनों एक्सट्रीम डिमांड्स रहेंगी तब तक मुझे किसी भी प्रकार की पीस, कोई भी इसको ब्रोकर करे, यूएस करे, यूएन करे, कोई भी ब्रोकर करे, कोई भी लास्टिंग पीस होती भी मुझे नजर नहीं आ रही। अंडरस्टूड सर, लेकिन अमेरिका की इस डबल गेम को तो आपने समझा दिया। अब अमेरिकी मिसाइलें कैसे तैयार और ईरान पर होगा वार, यही अगली बड़ी खबर है जिससे अमेरिका की इस तैयारी का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी मिसाइलें तैयार और ईरान पर होगा वार। फिलहाल ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी को लेकर एक बड़ी खबर है और खमेनेई के सलाहकार शरीयत मदारी की ये वार्निंग, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के व्यापार मार्ग को ईरान रोक सकता है। तेल के दाम को $200 प्रति बैरल तक पहुंचाने की ये वार्निंग। और ईरान की इजराइल को खत्म करने की चेतावनी को लेकर भी खबर है, जहां मिसाइलों का वीडियो जारी करके ये वार्निंग दी गई है। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में ईरान की घातक मिसाइलें देखी हैं, वीडियो जारी कर लिखा, किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान तैयार। ईरान अब जंग में AI को भी अपना हथियार बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ईरानी मिसाइलें होंगी और ईरान बना रहा है AI से संचालित मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब ईरान के रक्षा मंत्री नसीर ज़ादे का यह दावा क्या है, 15 दिन युद्ध चलता तो इजराइल एक भी मिसाइल नहीं रोक पाता। तो ईरान की ये AI मिसाइल कैसे तैयार हुई, इसके बारे में फिलहाल क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ईरान अब जंग में AI को अपना हथियार बनाएगा और ईरान AI से ही संचालित सैन्य इक्विपमेंट्स और मिसाइल बना रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के रक्षा मंत्री नसीर ज़ादे ने यह दावा किया है कि भविष्य की जंग में AI अहम हथियार बनेगा और 12 दिन की जंग ने हमें नई सीख भी दी है।
हालांकि यही पिनाक सर अभी तक मैं आपसे समझने की कोशिश करती कि दोनों ने अपने अपने एंड पर पहले के ऑपरेशंस के बाद टाइम बाय करते हुए इस बड़ी तैयारी के साथ बड़े संकेत दिए, लेकिन अब एक बार फिर से सर वो प्रोसेस शुरू हो चुका है जहां आप अपनी अंडरग्राउंड बेस की पूरी तैयारी को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। आप किस किस लेवल पर किससे मदद ले रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, आज आपकी एक शक्ति प्रदर्शन उसकी शुरुआत एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्या ये दूसरे फेज के ऑपरेशन का काउंटडाउन है सर? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि पर एक चीज और भी इसमें है कि मुझे हमेशा डाउट रहता है कि जब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी देश हो, तब थोड़ा बहुत हमको, एज वी से इन इंग्लिश, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यानी ये कह रहे हैं, मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये जैसे पाकिस्तान करता है कि हम बम मार देंगे, न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, ये सब वो हमेशा करता रहा है। तो इस तरह की बातें होती हैं, पर ये बातें तब होती हैं जब लगता है कि झड़प एक और छिड़ने वाली है, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे को फिर वो डराने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास फलाना है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दिस इज क्या कहते हैं, एक टैक्टिकल चीजें होती हैं जो नैरेटिव मतलब मीडिया में छोड़ दो कि ईरान के पास ये है, ईरान के जो मिसाइल डिस्पर्स्ड हैं, कई चीजें, कई देशों से मिसाइलें आ रही हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो क्लियरली वो एक पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि हम पे अटैक होगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास हथियार हैं, मिसाइल हैं। हम इजराइल को तो कह ही रहे हैं, उनके कोई जनरल साहब जो मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर है कि इस बार हम इजराइल को एकदम धरती से मिटा देंगे। इस तरह की बातें तो करते रहते हैं, पर वो कहाँ तक संभव होगा, वो कहाँ तक ईरान कर पाएगा। और पर ईरान का जो लास्ट रिसोर्ट है, जैसे किसी भी देश का एक लास्ट रिसोर्ट वेपन होता है न्यूक्लियर वेपन, पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसलिए उनका लास्ट रिसोर्ट वेपन होगा कि हॉर्मुज, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे वो अटैक करें और उसको बंद करने की कोशिश करें। वो तो उनके मतलब पास है, तो वो कर भी पाएंगे, कर सकते हैं। तो उससे जो तेल की कीमतें होंगी वो तो मतलब कहाँ पहुंच जाएंगी, वो तो मतलब पता नहीं, $200, $250 इतना पहुंच जाएंगी। तो फिर तो उसका धक्का जो लगेगा पूरे आर्थिक स्थिति पर सिर्फ मतलब सबके लिए होगा, वो एक बहुत बड़ा धक्का। सर, ये सिचुएशन अगर इग्नाइट होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ओवरऑल असर सामने आता है, ये बात भी समझ आती है। ट्रंप की डबल गेम और महायुद्ध की घंटी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस फ्रंट पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लेकर लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आपको बता दें यूक्रेन के ही स्वतंत्रता दिवस पर रूस कैसे आक्रामक हो गया। यूक्रेनी फ्लैग डे पर ड्रोन और मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया और 10 जगहों पर 72 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अब यूक्रेन ने रूस के करीब 50 ड्रोन को भी मार गिराया है, यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा। खबर ज़ेपोरिज़िया से भी, क्योंकि रूस के भीषण हमलों से दहले ज़ेपोरिज़िया को लेकर खबर यह कि 24 घंटे में करीब 450 ड्रोन से हमला हुआ है और करीब 20 रिहायशी इलाकों में ड्रोन बरसाए गए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, ज़ेपोरिज़िया के सैन्य प्रशासन चीफ इवान फेडोरोव का दावा। ग्राउंड रियलिटी यह भी है कि शांति वार्ता से पहले यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो चुके हैं और डोनेट्स्क में तेजी से बढ़ रहा है रूस का कब्जा। अब फ्रंट लाइन की 2 और बस्तियों पर रूस के कंट्रोल को लेकर खबर है। 1000 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर रूस के दबदबे को लेकर यह खबर आई है और रूस का रक्षा मंत्रालय इसको लेकर फिलहाल बड़े दावे भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में तैनात हो सकती है चीन की सेना और सीज फायर के बाद चीन भेज सकता है अपने सैनिक। अब यूएन के आदेश पर चीन की हैरान करने वाली ये पेशकश, इसको लेकर अनुज माथुर सर मैं आपसे सवाल करूंगी। पहले खबर, क्योंकि चीन की तरफ से मिलिट्री तैनाती प्रस्ताव पर यूरोप में टेंशन। ब्रिटेन, फ्रांस, लिथुआनिया समेत 10 यूरोपीय देश भी सेना भेज सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जर्मन मीडिया इसको लेकर क्या सनसनीखेज दावे कर रही है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। और बड़ा सवाल,
यूक्रेन में तैनात होगी चीन की सेना। हालांकि सीज फायर हुआ तो चीन की सेना यूक्रेन में तैनात हो सकती है। चीन ने कहा यूएन के आदेश पर अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। चीनी आर्मी की तैनाती वाले प्रस्ताव से यूरोप में टेंशन और यूरोप को डर, चीनी सेना आए तो जासूसी और पक्षपात का खतरा भी रहेगा। अब ब्रिटेन, फ्रांस, लिथुआनिया समेत 10 यूरोपीय देश भी सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने सैनिक भेजने से इनकार किया, सिर्फ सुरक्षा गारंटी देगा। रूस ने यूरोपीय सैनिकों की तैनाती को विदेशी सैन्य दखल बताया है और यही वो सिनेरियो है सर, जिससे साफ पता लगता है कि यही कदम आने वाले वक्त में ग्राउंड में ऑपरेशंस को और ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं और सिचुएशन को इग्नाइट कर सकते हैं। अनुज सर। एब्सोल्युटली हैंग ऑन। देखिए क्या होता है कि चाइना, वहां क्या इंटरेस्ट है चाइना का? चाइना वहां इसलिए जाना चाहता है कि वो चाइना नहीं चाहता कि वहां पर सिर्फ अमेरिका का पूरा ओवरऑल वहां पर कंट्रोल सिर्फ अमेरिका का रहे। वहां यूक्रेन में, यूक्रेन से मैं बता रहा हूं, सुरभि आपको इस बात को समझना थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन यूक्रेन से और यूक्रेन के रहने वालों से किसी भी देश को कोई लेना देना नहीं है। चाइना अपना उल्लू सीधा कर रहा है वहां पे। अमेरिका ने उनके रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। रशियंस उनके डॉनबास के इलाके में और क्रीमिया में और ब्लैक सी के जो वार्म वाटर पोर्ट्स हैं उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कोई भी वहां पर यूक्रेन की बात नहीं सोच रहा है। चीन का वहां जाने का मतलब यह है कि चीन भी वहां पर अपना फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाएगा ताकि वो पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में वो जगह, वो उसको जो एरियाज, मिनरल रिच एरियाज ना हो जाएं इस वजह से। और रिजल्ट क्या होगा मैं फिर बता रहा हूं, तीनों देश वहां पर जाकर के लड़ेंगे और पिसेगा एक यूक्रेनी। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, इस पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के आम नागरिकों का नुकसान और तबाही हुई है और किसी को कुछ नहीं हो रहा। हर एक आदमी अपना अपना इंटरेस्ट वहां पर देख रहा है। और एक बात हमको और समझने वाली है कि रूस कभी भी किसी भी फॉरेन फोर्स को वहां पर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो जो आप बात कह रही थी, अगर ऐसा उनका ये मानना है और उस हालत में अगर चीन की या किसी भी देश की फोर्स वहां पे आती है तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड और एग्रेवेटेड रिस्पॉन्स आपको रशिया का वहां देखने को मिलेगा और जो लड़ाई है और ज्यादा गहरी और ज्यादा विभत्स हो जाएगी। सर, दो यूक्रेन ने अभी तक इस सफरिंग को कभी भी समझा नहीं है, शायद इसीलिए युद्ध इतने सालों से चल रहा है। लेकिन आज के इस हालात में क्या यही वो बड़ी वजह हो सकती है कि पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के लिए अब ज़ेलेंस्की तैयार है? एक और बड़ी खबर है, क्योंकि शांति के लिए फ्रंटलाइन पर बातचीत को तैयार और यूक्रेन के उप विदेश मंत्री सर्गेई किस्लित्सा का यह दावा है, शांति के लिए रूस को नहीं देंगे जमीन। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के हवाले से एनबीसी न्यूज का क्या फिलहाल दावा है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ज़ेलेंस्की तैयार, पुतिन का इंतजार। अब शांति के लिए पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है और पुतिन से बातचीत होगी तो मौजूदा फ्रंटलाइन पर होगी और पुतिन के साथ क्षेत्रीय विवाद पर चर्चा के लिए भी तैयार। अब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री सर्गेई किस्लित्सा जो बड़ा दावा कर रहे हैं उसको समझना चाहूंगी पिनाक सर आपसे, क्योंकि इस बात को किस लिहाज से समझा जाए कि पुतिन के साथ क्षेत्रीय विवाद पर आप चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन शांति के लिए रूस को कोई जमीन नहीं देंगे, ये बात भी कह रहे हैं। और बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका को कड़े प्रतिबंध लगाने की बात भी कही जा रही है। एक हफ्ते में सामने आ सकता है यूक्रेन का सुरक्षा प्लान। इसको लेकर सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर लेना चाहूंगी, क्योंकि नाकाम हो जाएगी यूक्रेन जंग की शांति वार्ता। बड़ी खबर क्या है? शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है पुतिन और पुतिन के झांसे को बेनकाब यूरोपीय संघ करेगा। ट्रंप को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन ने यह बात फिर दोहराई है। ईयू के हवाले से पॉलिटिको क्या बड़े दावे कर रहा है, यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि शांति वार्ता होगी नाकाम, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। शांति समझौते को लेकर पुतिन गंभीर नहीं है। शांति के बदले यूक्रेन से जमीन चाहते हैं पुतिन और यूक्रेन की सभी फ्रंट लाइन पर कब्जा करना चाहता है रूस। पुतिन और ज़ेलेंस्की में संभावित बातचीत से पहले यूरोपीय संघ ने भी पिनाक्सर ये बड़ा दावा कर दिया है। अब सीज फायर नहीं, यूक्रेन का सरेंडर चाहते हैं पुतिन। ट्रंप के सामने पुतिन के झांसे को बेनकाब करेगा यूरोपीय संघ और रूस के खिलाफ ट्रंप को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। ओवर टू यू पिनाक्सर। देखिए, हम अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट। पहले आप कुछ कहते हैं फिर कहते हैं नहीं ये नहीं, कुछ और भी चाहिए। इसको कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट। वही मैं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले ट्रंप ने बोला था कि सीज फायर, फिर वो सीज फायर से हट के बोला नहीं एक पूरा पीस डील होना चाहिए। उन्होंने सीज फायर को हटा दिया था अपने डिमांड से।
तो इसलिए सीज फायर की बात ही नहीं हुई, इसलिए दोनों देश एक दूसरे पे अभी भी मतलब वार कर रहे हैं। तो अब ये लगता है मुझे कि अगर इस तरह की डिमांड्स होती रहे तो पीस डील तो होने से रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो नहीं चाहते हैं, और अमेरिका भी डबल गेम खेल रहा है, उधर हथियार भी दे रहा है। डबल गेम का जिक्र आपने किया, बिल्कुल सही किया। अमेरिका बहुत जगह कर चुका है, हमारे इंडिया में भी जब पाकिस्तान को 65 में उन्होंने बैटन टैंक्स दिए थे, उन्होंने इंडिया को बोला था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है, ये आपके खिलाफ नहीं यूज होंगे। पर क्या हुआ हमको सब मालूम है, F-16 दिए कि ये भी आपके खिलाफ यूज नहीं होंगे, हमको मालूम है कि क्या हुआ। तो ये डबल गेम तो बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है वही डबल गेम यहाँ भी चल रहा है, और मुझे तो लगता नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीस थोड़ा मतलब रिसीड कर रहा है, बहुत कम लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये चलता रहेगा और पुतिन भी मारते रहेंगे, पर ये बहुत मतलब इन द सेंस दैट जो डैमेज हो रहा है, लाइफ एंड मटेरियल डैमेज हो रहा है, इसमें तो दुख होता है देख के, क्योंकि ये लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन में कुछ क्लिप्स निकली है कि यंग लड़कों को घर से घसीट कर लिया जा रहा है कि आप चलो आर्मी में, वो जाना नहीं चाहते। तो माएं रो रही हैं, बाप रो रहा है, पर उनको घसीट कर जबरदस्ती ले जा रहे हैं कि आपको आर्मी में भर्ती होना है। वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है सर, लेकिन आपने आसान शब्दों में इस ओवरऑल सिचुएशन को जिस तरीके से इवैल्यूएट किया, आपने वक्त दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर है नेटो देश के पास रूस की जंगी तैयारी को लेकर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंटेना कॉम्प्लेक्स बना रहा है रूस, और पोलैंड बॉर्डर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर कैलिनिंग्राड में बना रहा है। पूर्वी यूरोप के सैन्य और संचार नेटवर्क पर नजर रूस रखेगा। पश्चिम मीडिया की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने, इन्हीं सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये पर्दाफाश। तो फिलहाल अमेरिकी मिसाइलें तैयार और ईरान पर होगा वार। बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि कैसे पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के बड़े हमले को लेकर भी एक खबर आई है, और खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान का हमला, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने झड़प, तहरीके तालिबान ने जारी किया है वीडियो। और खैबर पख्तूनवा के खेल वनू में भी बड़े हमले को लेकर खबर है, टीटीपी लड़ाकों ने रॉकेट हमला किया और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर मैनपाद से रॉकेट दागे गए। इन्हीं हमलों में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान। और खैबर पख्तूनवा के खाल में भी टीटीपी के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां बारून इलाके में पुलिस चेक पॉइंट को कैसे उड़ाया गया, ये देखिए। टीटीपी के हमले के बाद इलाके में दहशत, जवाबी हमले की तैयारी में पाकिस्तानी सेना। और पाकिस्तानी सेना पर ड्रोन से विध्वंसक हमला, टीटीपी लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के सैन्य बेस को टारगेट किया गया। धमाकों के बाद भागते दिखाई दिए पाकिस्तानी सैनिक। तहरीके तालिबान में बढ़ रही है ड्रोन क्षमता। फिलहाल चार तस्वीरें एक साथ आपके सामने। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमले की वो तस्वीर, मैनपाद से दागे गए रॉकेट, पुलिस चेक पॉइंट को कैसे उड़ाया और पाक सेना पर ड्रोन से हमला। और सेंट्रल गाजा में इजरायल की भयंकर बमबारी, रिहायशी इलाके में नॉनस्टॉप एयर अटैक को लेकर खबर, हमास के नए ठिकानों पर आईडीएफ ने कैसे दिया हमलों को अंजाम, ये देखिए। इजरायली बमबारी से कैसे दहला गाजा, पूर्ण कब्जे के आदेश के बाद नॉनस्टॉप बमबारी, जहां बमबारी में ही 24 घंटे में 63 लोगों की मौत। तो कैसे फिलहाल इन हमलों को गाजा में अंजाम दिया जा रहा है, उसकी दो तस्वीरें आपके सामने, जिससे साफ है कि पिछले 24 घंटे में कैसे बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया और पूर्ण कब्जे के आदेश के बाद नॉनस्टॉप बमबारी। गाजा में ही हमास लड़ाकों की नई ब्रिगेड तैयार, गाजा में 20,000 हमास लड़ाके मौजूद और लगातार 1 साल से नए लड़ाकों की भर्ती भी हो रही है। इंटेलिजेंस के हवाले से इजरायली मीडिया की ये रिपोर्ट, हमास लड़ाकों के खात्मे तक जंग रहेगी जारी। सेंट्रल इजरायल में हुथी का बड़ा हमला, एक और बड़ी खबर है, पहली बार क्लस्टर म्यूनिशन से हमला और मल्टीपल टारगेट MIRV से हमले की आशंका। इजरायली सेना को ईरानी मिसाइल से हमले की आशंका। तो खबर है हुथी का हमला, ईरानी मिसाइल, क्योंकि सेंट्रल इजरायल में हुथी ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और तेल अवीव में हुथी की मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। पहली बार मिसाइल में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल, MIRV से भी हुथी के हमले की आशंका है। इजरायल जांच में जुटी, हुथी के पास इतनी एडवांस टेक्निक कैसे?